हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल इन अ बॉक्स। आज के सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं एक और ट्यूटोरियल। इस सेशन में आप सीखने वाले हैं कि एक कली वाला लहंगा किस तरीके से बनाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम इस लहंगे को और फन और एक ट्विस्ट ऐड करने के लिए हम इसमें मल्टीपल डिफरेंट कलीज और फैब्रिक्स का यूज़ करेंगे, ताकि ये एक बेसिक कली वाला लहंगा नहीं बल्कि एक पैचवर्क की फील वाला एक नॉर्मल कली लहंगा हो। इस तरीके के डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐड करने से आप अपनी बेसिक सिलुएट को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और एम्प अप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से एक मल्टीपल फैब्रिक स्वॉचेस यूज़ करके पैचवर्क लुक वाला कलीदार लहंगा कैसे बनाते हैं। आज के सेशन की हमारी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स होंगी हमारी सुइंग मशीन, हमारे बेसिक टूल्स जैसे सिजर, मार्कर एक्सेट्रा और हमारे फैब्रिक्स। यहाँ सिंस मैं एक पैचवर्क लुक में कली वाला लहंगा बना रहा हूँ, मैंने 3 ब्रोकेड के फैब्रिक्स लिए हैं, जिनकी अगर आप कलर थीम देखें तो एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है। इस तरीके के डिज़ाइन एलिमेंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब ऐसे मल्टीपल फैब्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ मेरे 2 ब्रोकेड गोल्ड या कॉपर टोन में है और तीसरा सिल्वर टोन में होता, या कोई ऐसा कलर होता जो मेरी कलर स्टोरी के साथ मैच ना करे, तो वो हमारा पैचवर्क या फैब्रिक प्लेसमेंट ऑकवर्ड लग सकता है और वो अनइंटेंशनल लग सकता है। यानी देखने पर ऐसा लग सकता है कि वो हमने फैब्रिक की कमी या एक नॉट प्रॉपर प्लानिंग वाले डिज़ाइन को यूज़ किया गया है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि आपके फैब्रिक्स के जो कलर पैलेट हैं या उनके डिज़ाइन एलिमेंट्स, यानी अगर यहाँ मैं ब्रोकेड ना यूज़ करके कोई प्रिंटेड फैब्रिक्स यूज़ कर रहा होता तो मैं ध्यान देता कि उनके जो प्रिंट्स हैं वो आपस में मैच करें। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा एक प्रिंट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और फ्लोरल है और दूसरा एकदम सॉलिड या ज्योमेट्रिक है, क्योंकि वो एक इंटेंशनल और हारमोनियस डिज़ाइन नहीं लगेगी। तो इस तरीके के डिज़ाइन एलिमेंट्स का ध्यान देते हुए यहाँ हमने अपनी स्कर्ट की कली के लिए ये 3 ब्रोकेड्स चूज़ किए हैं। इसके बाद हमने अपने गारमेंट के दुपट्टे के लिए ये सिल्क का फैब्रिक चूज़ किया है, जो कि पूरी तरह से ओपेक है और लस्ट्रस है, यानी इसमें एक चमक है। इसके अलावा हम यहाँ लाइनिंग या फिर ट्रिम एप्लीकेशन के लिए टाफ्टा सिल्क का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ब्रोकेड एक ऐसा फैब्रिक है जो जनरली काफ़ी फूला हुआ होता है। यानी एक बहुत सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक नहीं है, इसकी कली एक फ्लोई लहंगे का लुक नहीं देंगी, तो हमें अंदर की लाइनिंग भी थोड़ी सी स्टिफ चाहिए ताकि हम लेयरिंग कर सकें और हमारे लहंगे का जो लुक है वो एक प्रॉपर ए लाइन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने ब्लाउज़ के पैटर्न से। ब्लाउज़ के पैटर्न के लिए सबसे पहले यहाँ मैं अपनी स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन खींचूँगा, जो कि हमारी फुल लेंथ होगी। मेरी फुल लेंथ यहाँ 14.5 इंचज़ है, तो 14.5 इंचज़ की यहाँ मैंने एक लाइन खींच ली है, जो कि हमारी फुल लेंथ है। फुल लेंथ के बाद टॉप से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ मैं मार्क करूँगा। परपेंडिकुलर लाइन मार्क करने के बाद हम अपने टी पॉइंट से 2.5 इंचज़ अंदर की तरफ एक पॉइंट मार्क करेंगे और 3 इंचज़ डाउन। इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके यहाँ मुझे मेरी बॉडिस की नेकलाइन, यानी जो हमारा बंद गला होता है, वो मिल गया है। देन मैं अपने मेजरिंग टेप पे अपनी शोल्डर मेजरमेंट मार्क करूँगा, जो है 4.5 इंच, जिससे मैं शोल्डर लाइन से, जो हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची थी, उससे 1 इंच नीचे के पॉइंट पे मार्क कर रहा हूँ। इस पॉइंट को मैं कनेक्ट करूँगा हमारे नेकलाइन के पॉइंट से। अब हम नेकलाइन के लोअर पॉइंट से अपनी वेस्ट लाइन तक की मेजरमेंट लेंगे और इसे हाफ में डिवाइड करेंगे और इस पॉइंट को मार्क करेंगे। इस पॉइंट से भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन मार्क करेंगे
इस परपेंडिकुलर लाइन पे हम अपनी बस्ट मेजरमेंट मार्क करेंगे। हमारी बस्ट मेजरमेंट है 32 इंचेस, जिसे हम 4 से डिवाइड करके यहाँ अपनी परपेंडिकुलर लाइन पे मार्क कर रहे हैं। 32 इंचेस को 4 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरी मेजरमेंट आती है 8 इंचेस, जिसमें मैं 2/8 इंच का ईज ऐड करते हुए एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लूँगा। देन नेक्स्ट हम आते हैं हमारी वेस्ट लाइन पर। हमारी वेस्ट लाइन की मेजरमेंट जितनी भी है हम उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके यहाँ मार्क करेंगे। हमारी वेस्ट की मेजरमेंट है 6.5 इंच, तो यहाँ मैं 8 इंचेस पे एक पॉइंट मार्क करूँगा एंड अगेन एक परपेंडिकुलर लाइन में इसे कनेक्ट करूँगा। अब मैं अपने हाई शोल्डर पॉइंट यानी नेकलाइन के हायर पॉइंट से 10 इंच नीचे एक पॉइंट मार्क करूँगा। देन हम अपनी वेस्ट लाइन पर 2.5 इंचेस पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और फिर 1.5 इंच यानी जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ मेजरमेंट ली थी उस पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। अब जो हमने HSP से 10 इंचेस नीचे एक पॉइंट बनाया था, इस पॉइंट को भी हम सेंटर पॉइंट से कनेक्ट करेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन में और अपने नीचे वाले पॉइंट्स का सेंटर ढूंढ के उसे एक परपेंडिकुलर लाइन में ऊपर कनेक्ट कर लेंगे। इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके यहाँ हमें एक डार्ट मिल गया है। इस डार्ट के बाद हम अपनी फुल लेंथ का हाफ यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर लाइन को हम अपनी वेस्ट और बस्ट मेजरमेंट से कनेक्ट करते हुए इस तरीके से अटैच कर लेंगे। देन नेक लाइन और हमारी इस लाइन का सेंटर हमें यहाँ पर मार्क करना है। मेरी मेजरमेंट आ रही है 4 2/8 इंच, तो 2 1/8 इंच पर एक पॉइंट मार्क करके इस पे मैं अपनी अक्रॉस फ्रंट की मेजरमेंट यानी कि 6 इंच प्लस 3/8 इंच ईज ऐड करते हुए एक पॉइंट मार्क करूँगा और अब इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करूँगा अपने फ्रेंच कर्व की हेल्प से। यहाँ पे अब हमारे ब्लाउज का एक बेस बॉर्डर्स हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं शोल्डर एलिमिनेशन करूँगा कि मुझे अपने ब्लाउज का जो शोल्डर है वो कितना रखना है। यहाँ मैं 2.5 इंचेस ले रहा हूँ। देन मेरी नेक डेप्थ जो कि मैं यहाँ पे मैं अपनी नेक डेप्थ 8.5 इंचेस पे मार्क कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं जो मेरा डार्ट पॉइंट था इससे 2.5 इंचेस पर एक सर्कुलर मोशन में मार्क्स लगाऊंगा जिस तरीके से हमने अपने कॉर्सेट पैटर्न के लिए बनाए थे।
इस तरीके से क्वार्टर सर्कल बनाने के बाद इन पॉइंट्स को यहाँ मैं कनेक्ट करूँगा। जब मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस कर्व को एक्सटेंड करते हुए इसे अपने शोल्डर लाइन से अटैच कर लूँगा। यहाँ हम एक बुस्टियर स्टाइल ब्लाउज़ बना रहे हैं, जहाँ हम अपने कप को सेपरेटली इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर जो हमने शोल्डर पे कर्व लाइन बनाई है, यहाँ पर गैप होने के चांसेस हैं, जिसके कारण हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग ख़राब हो सकती है। तो हम अपनी अक्रॉस फ्रंट लाइन पर एक डार्ट क्रिएट करेंगे, जो कि हमारी फिटिंग में हेल्प करेगा। इसके बाद इस कर्व को ऊपर एक्सटेंड करते हुए हमें किस तरीके से जॉइन करना है, यहाँ पर हम वो मार्क्स भी लगा लेंगे। यहाँ मैंने अपने ब्लाउज़ की जो नेकलाइन है वो 8.5 इंचेस रखी है, जो मुझे एक कर्व में यहाँ लानी है। इस तरीके से यहाँ मैंने अपना कर्व भी मार्क कर लिया है। यहाँ पर अपनी नेकलाइन के ही कर्व को नीचे एक्सटेंड करते हुए मैं अपने अंडर बस्ट वाले कर्व में मर्ज कर लूँगा। तो यहाँ मेरा जो बस्ट एरिया है वो एक सेपरेट पैनल होगा और मेरे ब्लाउज़ का ये एरिया एक सेपरेट पैनल होगा। चलिए इस पैटर्न की कटिंग करते हैं। अब यहाँ मैंने अपने दोनों पैटर्न्स को सेपरेटली कट कर लिया है। अब हमारे लोअर पैनल में, सिंस ये एक वन पीस पैनल होगा, हम डार्ट को एलिमिनेट करके यहाँ अपने जो एक्सेस है जो कि मैच नहीं हो रही है उसे भी रिमूव कर देंगे। यहाँ मैं डार्ट को एलिमिनेट करने के बाद टेप की हेल्प से अपने पैटर्न को कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं अपने कर्व को अलाइन रखते हुए नीचे वेस्ट एरिया से एक्सेस रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर अपने डार्ट को हटाकर मैंने जो एक्सेस एरिया हमारी वेस्ट लाइन पर आ रहा था हेम पर, उसे चॉप कर दिया है अपने कर्व को मेंटेन करते हुए। इसी तरह से जो हमने अक्रॉस फ्रंट में डार्ट दिया है, हम उसे भी सबसे पहले स्लैश करेंगे और स्लैश करने के बाद पैटर्न को इस तरीके से कनेक्ट करके हम
टेप की हेल्प से उसे सिक्योर करेंगे। यहाँ हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पैटर्न की फिटिंग भी एक्यूरेट आए और उस पर हमारी एक्स्ट्रा सीम्स भी शो ना हो। इसी तरह से हम अपने सर्कुलर पैनल पे भी अपने डार्ट को एक प्रिंसेस लाइन में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम टॉप एरिया में भी थोड़ी सी कॉन्टूरिंग कर सकें और हमारा पैनल गेप ना हो। यहाँ आप चाहें तो अपनी प्रिंसेस लाइन साइड सीम की तरफ भी ले जा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं इसे टॉप पर ला रहा हूँ ताकि मेरा टॉप एरिया भी गेप ना हो और बेटर फिटिंग दे सके। अगर आप चाहें तो यहाँ इस तरीके से साइड सीम पर ले जाते हुए और एक टॉप की तरफ आते हुए दो तरीके से लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। टॉप पर हम एक डार्ट क्रिएट करेंगे और इस डार्ट को हम स्लैश करेंगे। अब हम साइड सीम वाली जो हमने लाइन बनाई है उसे भी स्लैश करेंगे और अपने डार्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे साइड सीम की तरफ ताकि हमारा टॉप एरिया कॉन्टूर हो जाए और हमारा डार्ट भी टॉप की तरफ ना आके साइड सीम की तरफ जाए। यहाँ अगेन मैं टेप की हेल्प से जो हमने टॉप पर डार्ट क्लोज करा है उसे सिक्योर कर दूंगा। अगर टॉप का डार्ट क्लोज करने के बाद यहाँ कोई भी अनइवननेस है तो उसे भी हम इवन कर लेंगे चॉप करके। एंड अब यहाँ हम अपने पैटर्न को स्मूथली कट करके एक प्रिंसेस पैनल में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमारे ब्लाउज का फ्रंट रेडी है। आप यहाँ किसी भी तरह का बैग बना सकते हैं। आप सिमिलर डिज़ाइन भी फॉलो कर सकते हैं या कोई और डिज़ाइन जो आप बैग पे देना चाहें। यहाँ मैं एक बेसिक बैग फॉलो कर रहा हूँ, आप कोई और डिज़ाइन भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम अपने फाइनल पैटर्न को फैब्रिक पर ट्रेस करके उसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हमने अपने ब्लाउज़ का जो मेन फैब्रिक पे पैनल कट करा है और लाइनिंग पे कट करा है उसे हम अटैच करना शुरू करेंगे। यहाँ स्टिचिंग के समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा पैनल बहुत ज़्यादा राउंड यानी बहुत एक्सट्रीम बायस ग्रेन लाइन पे कट है, तो हम इसे बिल्कुल भी पुल ना करें, हमें इसे फ्लैट रखते हुए इस पे स्टिच करना है।
स्टिच देने के बाद हम अपने पूरे पैनल पे जहाँ जहाँ एक्सट्रीम कर्व्स हैं वहाँ इस तरीके से छोटे छोटे स्लैशेस देंगे ताकि हम फैब्रिक को स्मूथली टर्न कर सकें। जो हमारा सेंटर का पार्ट है, जहाँ हमने एक ट्रायंगुलर शेप कट करी है, यहाँ हम फैब्रिक को एक्स्ट्रा कट करेंगे और अब हम फिंगर की हेल्प से इसे बाहर की तरफ पुश करके ऐसे रोल करेंगे ताकि हमारा फैब्रिक यहाँ इजीली टर्न हो जाए। इसी तरह से हम पूरे फैब्रिक को इनसाइड आउट टर्न करके इस पे एक फ्लैट आयन करेंगे, यानी प्रेस करेंगे ताकि हमारा फैब्रिक जगह पर रहे और स्मूथली टर्न हो जाए। इस तरीके से हमारा ब्लाउज़ यहाँ रेडी हो गया है। आयन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे कॉर्नर्स भी एकदम नीटली यहाँ पर टर्न हो गए हैं और हमारे एजेस एकदम स्मूथली यहाँ पर हमने फिनिश कर लिए हैं। इसी तरीके से हम अपना सेंटर पैनल भी क्रिएट करके यहाँ अटैच करेंगे। इस तरीके से मैंने अपने ब्लाउज़ का जो बस्ट एरिया का पैटर्न है वो भी अपने मेन फैब्रिक और अपने लाइनिंग फैब्रिक पर स्टिच कर लिया है। अब मैं अपने लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक की राइट फेसिंग राइट यानी कि ऑपोजिट साइड्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख के एक कॉर्नर से स्टिच करना शुरू करूँगा। यहाँ मैं एज पे से स्टिचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ एंड अगेन हमें ध्यान रखना है कि ये एक बहुत ही राउंड पैटर्न है, तो हम इसे स्टिच करते समय पुल ना करें। हमें यहाँ अपनी फिंगर से इसे जगह पर प्रेस करते हुए एज पर स्टिच करना है। यहाँ मैं अपने सर्कल को पूरा स्टिच नहीं करूँगा, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंच यानी जहाँ मेरी ये क्या होती है प्रिंसेस सीम, यानी जहाँ मेरी ये प्रिंसेस सीम आ रही है यहाँ तक लाके मैं अपनी स्टिचिंग को एंड कर दूँगा। अब अगेन मैं अपनी फैब्रिक पे स्लैशेस मार्क करूँगा ताकि मैं इसे टर्न कर सकूँ। स्लैशेस मारने के बाद अब मैं जो हमने सीम यहाँ पर छोड़ी थी उस एरिया से अपने फैब्रिक को बाहर निकालते हुए फैब्रिक को राइट साइड पर ले आऊँगा। यानी अब मेरी सीम्स अंदर जा चुकी हैं और मेरा मेन फैब्रिक फ्रंट की साइड शो हो रहा है। अब यहाँ हम अपने चेस्ट पैड को लेके इस तरीके से रोल करेंगे और रोल करके इसे जो हमने स्पेस यहाँ छोड़ा हुआ था उसके अंदर पुश करेंगे। अंदर पुश करने के बाद हमारा चेस्ट पैड अपने आप खुल जाएगा और यहाँ हमारा एक पैडेड बस्ट पीस हमें मिल गया है। इसे यहाँ पर हम हाथ से स्टिच कर लेंगे और आयन करेंगे ताकि हम इसे अपने ब्लाउज से जॉइन कर सकें। अब यहाँ पे मैंने अपने बस्ट पीस को आयन कर लिया है। अब मैं इसे अपने ब्लाउज के पीस से अलाइन करके यहाँ रखूँगा और इसे इस तरीके से अलाइन करने के बाद मैं हैंड सुइंग नीडल से इसे अटैच कर लूँगा। इसी तरह से मैं दूसरी साइड का भी बस प्रिपेयर करके हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट यहाँ कंप्लीट कर लूँगा। अब यहाँ पे मैंने अपने ब्लाउज़ के जो
हमने राउंड पार्ट था उसे भी स्टिच कर लिया है हैंड स्टिच से, और मेरा ब्लाउज़ इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा राउंड पार्ट हमारी जो ब्लाउज़ का बेस था उसमें फिट हो गया है, और हमारा राउंड पार्ट एकदम नीटली पैडेड भी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए अपने ब्लाउज़ में स्लीव्स ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने अपना बेसिक स्लीव पैटर्न लिया है और फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से लेस की हेल्प से एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। अब हम इस स्लीव को अटैच करेंगे अपने ब्लाउज़ में। यहाँ पर मैंने लेस से डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए कटवर्क लेस का एक पैनल, फिर मेरी एक नॉर्मल लेस का पैनल एंड देन अगेन कटवर्क का एक पैनल देके इस तरीके से ये डिज़ाइन यहाँ क्रिएट करी है। चलिए अब इस स्लीव को हम अपने ब्लाउज़ में अटैच करके अपने ब्लाउज़ का फाइनल लुक देखते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी स्लीव को अपने ब्लाउज़ से अटैच कर रहे हैं। यहाँ मैंने स्लीव को बैक साइड के आर्म होल से अलाइन करके उसे स्टिच करना शुरू करा है। अगेन कर्व्ड सीम को हम पुल नहीं करेंगे, इसे फिंगर से प्रेस करते हुए कर्व के साथ साथ हमें स्टिच करना है। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर मैं रुक के स्लीव को रीअलाइन करता रहूँगा। इस तरीके से हमारी स्लीव हमारे आर्म होल से अब अटैच हो गई है। इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी अटैच करके फिर हम अपनी साइड सीम को स्टिच करके अपने ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं अपनी साइड सीम को अटैच करने के लिए अपनी दोनों स्लीव्स को हेम पर अलाइन करूँगा और यहाँ हम एक स्ट्रेट स्टिच देंगे स्लीव की हेम लाइन से हमारे ब्लाउज़ की वेस्ट तक। आर्म होल पर आने के बाद हम एक स्मूथ टर्न देंगे और अपनी साइड सीम को भी स्ट्रेट इसी तरह से स्टिच करेंगे। याद रहे आपका आर्म होल का टर्न स्मूथ होना चाहिए और यहाँ एक बहुत शार्प पॉइंटेड एज नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं इसे टर्न करूं तो इस तरीके से मेरे ब्लाउज़ की साइड सीम भी फिनिश हो गई है। अब मेरा ब्लाउज़ यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अपने ब्लाउज़ के लुक को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ मैं कुछ एम्ब्रॉयडरी पैचेस का यूज़ कर रहा हूँ। इन एम्ब्रॉयडरी पैचेस को मैं अपने ब्लाउज़ पर प्लेसमेंट में यूज़ करूँगा, यानी इन्हें एक सर्टेन वे में प्लेस करके एक डिज़ाइन यहाँ मैं क्रिएट करूँगा और इन पैचेस को अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ करूँगा फैब्रिक ग्लू, क्योंकि ये पैचेस पीछे से पूरी तरह सॉलिड हैं और इन्हें आप हाथ से या मशीन से स्टिच नहीं कर सकते। वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि इन पैचेस में जो स्टोन्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हैं और आप उनके थ्रू अपनी नीडल को पास नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी प्लेसमेंट कंफर्म करूँगा कि मुझे किस एरिया पे ये पैचेस अप्लाई करने हैं एंड देन मैं ग्लू अपने पैच की बैक साइड पर अप्लाई करूँगा।
यहाँ पर मैंने अपने पैच पर पूरी तरह से ग्लू अप्लाई कर ली है। अब मैं इसे जहाँ पर मुझे अपने गारमेंट में एप्लीक करना है वहाँ प्लेस करूँगा एंड इसे प्रेशर के साथ प्रेस करूँगा। इसी तरह से मैं अपने बाकी पैचेस को भी यहाँ अप्लाई करूँगा। मेक श्योर कि आप ग्लू इनफ क्वांटिटी में लगा रहे हैं और बहुत कम ग्लू नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उससे आपका पैच अच्छे से चिपक नहीं पाएगा। देन प्रेशर अप्लाई करते समय प्रेशर को फर्मली अप्लाई करें, ऐसा ना हो कि आपका पैच हिल जाए और आपकी प्लेसमेंट ख़राब हो जाए। तो आपको एक ही जगह पर प्रेशर अप्लाई करना है। इस वक्त आपका हाथ हिलना नहीं चाहिए, उससे आपका पैच भी मूव कर जाएगा और ग्लू के स्टेन्स आ सकते हैं। तो इसी तरह से मैं अपने ब्लाउज़ पे एप्लीक वर्क यहाँ पर क्रिएट करूँगा।